नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की। जी हां, लगातार किसानों का हल्ला बोल जारी है। कल भी किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया था और आज एक बार फिर से किसान पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में जो है पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को पंजाब और हरियाणा से दिल्ली कूच कर रहे किसान पुलिस की रोक के बाद भड़क गए थे, जिसके बाद आज भी किसान जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से गाड़ियों को सिंधु बॉर्डर की तरफ आने से रोक दिया गया है। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए आज भी सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन किसान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि जब कृषि कानून को लेकर 3 कृषि कानूनों को सरकार ने पास किया था, तो उस वक्त सरकार ने कहा था कि ये जो कृषि कानून है ये ऐतिहासिक कदम सरकार ने उठाया है और इससे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन किसानों को सरकार का ये फैसला बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के बाद जो मंडियां हैं उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और जो खेती है उसमें भी कारपोरेट की दखल बढ़ जाएगी, जिसके चलते किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान मार्च का असर दिल्ली मेट्रो पर भी खूब देखने को मिल रहा है। कल तो दिल्ली से एनसीआर के शहरों में आने वाली मेट्रो सारी बंद थी। उसके अलावा एनसीआर से दिल्ली की ओर जाने वाली मेट्रो को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन आज एक बार फिर से डीएमआरसी ने बड़ा फैसला किया है। जो एनसीआर से दिल्ली आने वाली मेट्रो हैं उनको बंद कर दिया गया है। एनसीआर से दिल्ली के लिए मेट्रो पर रोक लगा दी गई है। डीएमआरसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। किसानों के दिल्ली मार्च का असर दिल्ली मेट्रो पर दिखाई दे रहा है। किसानों के मार्च के कारण लगातार दूसरे दिन मेट्रो एनसीआर के शहरों से दिल्ली में नहीं जाएगी। हालांकि दिल्ली से एनसीआर की ओर जाने वाली ट्रेनों का परिचालन पहले की तरह सामान्य है। बता दें कि गुरुवार को दोपहर 2 बजे के बाद सिर्फ दिल्ली से एनसीआर जाने वाली मेट्रो चलाई गई थी, जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। एनसीआर के शहरों से दिल्ली की ओर संचालन शाम 5 बजे ही सामान्य हो पाया था। वहीं आज कोविड-19 के चलते सुरक्षा के लिहाज से एनसीआर के सभी शहरों से दिल्ली के लिए मेट्रो सेवा बाधित रहेगी। डीएमआरसी ने ट्वीट कर सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस आदेश को लागू कर दिया है। तो कुल मिलाकर जो दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले लोग हैं उनकी परेशानियां फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कल काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था और खासतौर पर उन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं। और कल भी हमें देखने को मिला था कि जो लोग मेट्रो से ट्रैवल करते हैं उन्हें ऑटो या फिर टैक्सी का सहारा लेना पड़ा था और उसके बाद ही वो किसान आंदोलन के कारण उसके बाद इन दिक्कतों का सामना करते हुए ऑफिस पहुंच पाए थे। तो कुल मिलाकर दिल्ली मेट्रो पर भी किसान आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। अगली खबर दर्दनाक है। जी हां, गुजरात से ये दर्दनाक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर एक कोविड अस्पताल में आग लग गई। बता दें कि आग लगने की शुरुआत अस्पताल के आईसीयू से हुई थी। इस हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। दरअसल आज सुबह निजी कोविड अस्पताल में आग लगी है। बता दें कि ये आग राजकोट के मावड़ी इलाके में स्थित शिवानंद अस्पताल के आईसीयू में लगी। कोविड अस्पताल होने की वजह से अस्पताल के आईसीयू में 11 मरीज भर्ती थे, जिसमें 5 मरीजों की जलकर मौत हो गई है। इस हादसे में कई अन्य मरीज भी झुलस गए हैं, जिन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक आग की शुरुआत अस्पताल के आईसीयू से हुई थी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। तो ये दुखद खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर कोविड-19 अस्पताल में आग लग गई थी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने को लेकर के चिंतित हैं। यही वजह है कि एआईएमआईएम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरह से जुट चुके हैं। और आपको बता दें कि लगातार जो राज्य स्तर पर है वहां पर भी पार्टी की साख को मजबूत करने के लिए वो काम कर रहे हैं।
ओवैसी ने अपनी पार्टी को देश के दूसरे राज्यों में विस्तार और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन अपने ही गृह राज्य तेलंगाना और शहर हैदराबाद के सीमित दायरे में चुनाव लड़ रहे हैं। ओवैसी की एआईएमआईएम ने हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में आधी से भी कम सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की कुल 150 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी महज 51 नगर निगम पार्षद की सीटों पर ही अपनी किस्मत आजमा रही है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवार पुराने हैदराबाद इलाके की पार्षद सीटों पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह ओवैसी ने हैदराबाद की सिर्फ 33% नगर निगम की सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं बीजेपी, कांग्रेस और टीआरएस ने सभी 150 निगम पार्षद सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों को उतारा है। केसीआर और बीजेपी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के चलते असदुद्दीन ओवैसी को अपने मजबूत गढ़ पुराने हैदराबाद के इलाके में इस बार कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। केसीआर और कांग्रेस ने पुराने हैदराबाद इलाके की कई सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो बीजेपी ने सभी सीटों पर हिंदू कैंडिडेट उतार कर जबरदस्त घेराबंदी कर दी है। यही वजह है कि ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेड्चल, मलकजगिरी और संगारेड्डी आते हैं। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती हैं। इन्हीं लोकसभा सीट में से एक पर असदुद्दीन ओवैसी खुद चौथी बार सांसद हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी के 7 विधायक भी इसी इलाके से चुनकर तेलंगाना विधानसभा में पहुंचे हैं। इसके बावजूद ओवैसी ने हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सिर्फ 51% प्रत्याशी ही उतारे हैं, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है। तो हैदराबाद को जो है असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी पार्टी वहां पर कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सवाल लगातार विरोधी उठा रहे हैं कि आखिर क्यों असदुद्दीन ओवैसी यहां पर कम सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। शिवसेना प्रमुख, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार की पहली सालगिरह की पूर्व संध्या के मौके पर शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर राय दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नपुंसक हूं। परिवार पर हमले करना ये हमारी संस्कृति नहीं है। अगर वे हमारे परिवारों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके भी परिवार और बच्चे हैं। सीएम ठाकरे ने कहा कि वे कोई धुले हुए चावल नहीं हैं। अगर हमने तय कर लिया है तो हम उनकी खिचड़ी भी बनाना जानते हैं। ज्यादा हावी होंगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। जब उनसे लव जिहाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो सीएम ठाकरे ने कहा, केंद्र सरकार कहेंगे तो हम इस पर कानून बना देंगे, लेकिन पहले ये बताया जाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गोवध के खिलाफ कानून कब आएगा। केंद्र सरकार ने अब कश्मीर से पाबंदियां हटा ली हैं, तो क्या आप गोवा या पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कानून लाएंगे जहां आपकी सरकार है। सीएम ठाकरे ने कहा कि बीजेपी उन्हीं राज्यों में ऐसे मुद्दों को उठाती है जहां पर चुनाव होने हैं, और अगर लोग वोट देते हैं तो वे कानून बना देते हैं। हिंदुत्व को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल न करें। हम कभी ऐसे सहूलियत के हिंदुत्व में शामिल नहीं रहे हैं। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा किया है। लगातार सवाल पूछे हैं उनसे। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस पर क्या जवाब देती है। सरकार दूसरी तिमाही में खत्म हो रहे जीडीपी के आंकड़ों को आज जारी करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो हालात बने हैं पूरे देश में, उसके बाद जो आंकड़े हैं उनमें 5% तक की गिरावट आ सकती है। आपको बता दें कि ज्यादातर एजेंसियों ने जीडीपी में 5 से 10% गिरावट का अनुमान लगाया है। अगर ऐसा हुआ तो तकनीकी रूप से ये मान लिया जाएगा कि भारत में मंदी आ चुकी है। जीडीपी में 5 से 10% की गिरावट भी राहत की बात होगी, क्योंकि इसकी पिछली तिमाही यानी जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 24% की भारी गिरावट आ चुकी है। त्योहारी सीजन में बड़ी मांग और लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों में सुधार की वजह से जीडीपी की गिरावट का आंकड़ा घट सकता है। हालांकि इसके बावजूद ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले
बदतर आंकड़ा होगा। ज्यादातर अर्थशास्त्रियों और रेटिंग एजेंसियों ने सितंबर तिमाही में जीडीपी 5 से 10% तक नेगेटिव रहने यानी इसमें गिरावट का अनुमान लगाया है। यानी तकनीकी रूप से भारत में मंदी आ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के इकोरैप रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास में पहली बार भारत तकनीकी रूप से मंदी में प्रवेश कर चुका है। रिजर्व बैंक ने सितंबर तिमाही में जीडीपी में 8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। इस बात की उम्मीद की जा रही है कि अगली तिमाहियों यानी तीसरी और चौथी तिमाही में अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार हो सकता है। केयर रेटिंग से सितंबर तिमाही में जीडीपी में 9.9% की गिरावट का अनुमान लगाया है। रिजर्व बैंक के अधिकारियों की एक रिसर्च के मुताबिक जुलाई से सितंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ -8.6% रह सकती है। माफ कीजिएगा, -8.6% रही है, यानी जीडीपी में 8.6% की गिरावट आई है। अर्थव्यवस्था में मान्य परिभाषा के मुताबिक अगर किसी देश की जीडीपी लगातार 2 तिमाही नेगेटिव रहती है यानी ग्रोथ की बजाय उसमें गिरावट आती है तो इसे मंदी के हालात मान लिए जाते हैं। इस हिसाब से अगर दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वास्तव में नेगेटिव रही तो ये कहा जा सकता है कि देश में मंदी आ चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कि आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब कोरोना काल के दौरान जो कच्चे तेल के निर्यातक देश हैं वहां पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई थी, तो अब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी घटेंगी, लेकिन उसके बावजूद जो है देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें गिरने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बार फिर से इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकारी तेल कंपनियों ने डीजल की कीमत में 22 से 26 और पेट्रोल की कीमत में 17 से 19 पैसे तक बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि पिछले शुक्रवार को 50 दिन के बाद पेट्रोल 41 और डीजल 41 दिन के बाद इनके दामों में बदलाव हुआ था। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में डीजल 71.86 और पेट्रोल 81.89 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं कोलकाता में डीजल 75.43 और पेट्रोल 83.44, तो मुंबई में डीजल 77.30 और पेट्रोल के दाम 84.91 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं, जबकि चेन्नई में डीजल 77.30 और पेट्रोल 84.91 रुपए प्रति लीटर की दर पर मिल रहा है। बता दें कि विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों के आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। इसी के चलते आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।